हेलो बच्चों, वेलकम टू मोटावे क्लासेस वेलकम टू अ न्यू सीरीज ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सीरीज। और ये सीरीज हमारे 5th चैप्टर और ये हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है बेटा? द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। किसका चैप्टर है ये? हिस्ट्री। किसका? हिस्ट्री। सीरीज कौन सी है? 5th। होप सो कि आपने चारों चैप्टर देख लिए होंगे, अच्छा रिवीजन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। और इसको बिगिन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जैसे आप प्रिपेयर रहें कि हमें क्या क्या करना है। 30 एमसीक्यू, 30 ट्रू फॉल्स, 3 मैचिंग एंड 15 फॉर द क्या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। तो इतने सारे हम चीजें आज अटेम्प्ट करने वाले, क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम। किससे खरीद लिया बेटा? जिसकी वजह से, याद करो, अगर आपके टीचर ने पढ़ाया या आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, जिसकी वजह से कर्ज में चला गया। पहले जो यूरोप कर्ज देने वाला हुआ करता था, कर्जदार बन गया, है ना, वर्ल्ड वॉर की वजह से। वैसे ही और कंडीशन खराब हो गई। इट वाज फ्रॉम यूएस एंड यूएस पब्लिक। किससे लिया इन्होंने? यूएस और यूएस पब्लिक। ब्रिटेन लॉस्ट हैवीली ड्यूरिंग द वॉर एंड thus after the war it borrowed large sum of money from US banks and US public. Next question. Question number 2. When Britain was preoccupied with war, इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्रीज had developed in, कहां पे डेवलप हुई बेटा? जो इसकी कॉलोनीज थी, जहां पे जो इस पर ब्रिटेन पर डिपेंडेंट चीजें थी, डिपेंडेंट जगह थी, वो तो कौन सी जगह डिपेंडेंट थी? एक तो इंडिया था, दूसरा कौन सा था? जापान। कहां पर? सॉरी, इंडिया एंड जापान। कहां पर? इंडिया एंड जापान। When Britain was very busy in the war, many industries developed in India and China. क्योंकि दो ही क्या थी? कॉलोनीज। क्या थी? कॉलोनीज। कौन कौन सी? इंडिया एंड चाइना। सो यहां पर जो आंसर है बच्चों, इसको आप सही कर लोगे। इसका क्या होगा आंसर? बी, इंडिया एंड चाइना। याद करो, चेंग काई शेक, जिसने टी के बदले ओपीएम लेने से मना कर दिया था। उसने कहा भाई मैं यूथ को बिगाड़ना नहीं चाहता। उसको पता था ओपीएम का क्या असर हो रहा है ना। और ब्रिटिशर्स ट्रेड करना चाहते थे टी और ओपीएम का। चाय लेना चाहते थे, टी लेना चाहते थे, और बदले में क्या बिकना चाहते थे वहां? ओपीएम। ओपीएम कहां से ले रहे थे? इंडिया से ले जा रहे थे। ठीक है, इंडियंस को क्या ला के देते थे? टी। उसी में प्रॉफिट कमा रहे थे। और अच्छी क्वालिटी टी कहां जा रही थी? सब यूरोप में। थर्ड, बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वो सब मेजर सप्लायर ऑफ, किसका सप्लायर था बेटा? व्हीट इन वर्ल्ड मार्केट। किसका? मेजर सप्लायर ऑफ, किसका? यूरोपियन। ईस्टर्न यूरोप किसका सप्लायर था? मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट। सिर्फ ब्रिटेन से मत लेना बेटा, यहाँ पे क्योंकि टर्म लिखी कौन सी? ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, ये सप्लाई किसका था? व्हीट। किससे पहले? वर्ल्ड वॉर से पहले। क्वेश्चन नंबर 4. द यूएस इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली, कब हुई बेटा इसकी यूएस की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ? वर्ल्ड वॉर के टाइम। कब होगी बेटा? 1920s। कब? 1920s। क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक बेटा क्या चलेगा? वर्ल्ड वॉर, जिसको हमने आगे चल के नाम दिया क्या? वर्ल्ड वॉर। किस टाइप? कौन सा? फर्स्ट। कौन सा? 1, वर्ल्ड वॉर 1। और उसके बाद ब्रिटेन क्या लेगा? कर्ज, जिससे कि वॉर एक्सपेंसेस और उन सब चीजों को कवर कर पाए और नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए। किससे लेगा? यूएस और यूएस पब्लिक से, शेयर्स के तौर पे। इसलिए यूएस में क्या होगी? स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी 1920s में। क्वेश्चन नंबर 5. अ वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द, इसलिए यूएस में क्या होगी? स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी 1920s में। क्वेश्चन नंबर 5. अ वेल नोन पायनियर, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज, तो इसमें क्या बेटा? कार मैन्युफैक्चर जनरल मोटर्स होगा? नहीं होगा। कार मैन्युफैक्चर होंडा? नहीं होगा। इसको भी क्रॉस करते हैं। लेकिन आपने पढ़ा था सप्लाई चेन, जो तरीका था किसने निकाला था? हेनरी फोर्ड। फोर्ड में सप्लाई चेन, सॉरी सप्लाई चेन कह रहा हूं, जो असेंबली चेन। ठीक है, तो ये क्या है? हेनरी फोर्ड। सी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6. फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट प्रैक्टिस वाज वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन द 1920s। जो फोर्ड था, फोर्ड कंपनी थी, उसकी प्रैक्टिस यानी कि जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन था, उसको बहुत प्रोडक्शन को स्प्रेड किया गया। और किसने अपनाया तुरंत? यूरोपियंस ने। क्या था वो? करता था, आपने आज के मैन्युफैक्चरिंग जब आप गूगल पे डालेंगे, किसी भी कंपनी, होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा, अशोक लीलैंड, इनको देखिएगा कैसे प्रोड्यूस होते हैं व्हीकल्स। एक चैन होती है, एक बेल्ट होती है, वो चलती आती है, उसमें व्हीकल्स रखे हुए होते हैं, और एक बंदे के पास फिक्स टाइम होता है कि भाई इतने टाइम में इसको ये चीज फिट करनी है। आपको नहीं करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक चैन आगे बढ़ जाती है।
और स्टार्टिंग से शुरू होता है प्रोडक्शन और कहाँ तक जाता है, एंड तक। एंड में जाता है वो सामान को उतार करके अलग कर लिया जाता है, फिर वो चेन घूम करके फिर वहीं आ जाती है। तो दिस वाज असेंबली लाइन प्रोडक्शन। कहाँ पे अपनाया गया, यूरोप में। चूंकि पहले जब फोर्ड ने इसको अप्लाई किया तो लोगों को काम करने का स्ट्रेस बढ़ गया। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से लोगों ने काम, दे वर अनविलिंग टू डू द वर्क, सो उसने एक नई टेक्निक अपनाई। उसने उनकी वेजेस को बढ़ा दिया, क्योंकि उसको पता था प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, फायदा ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसने क्या किया, दूसरी साइड में वेजेस को बढ़ा दिया तुरंत। क्वेश्चन नंबर 7, कार प्रोडक्शन इन द यूएस रोज फ्रॉम इन 1919 टू मोर देन इन 1929। कितने से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 बिलियन से कितना, 5 बिलियन, यानी 20 लाख कार से कितना प्रोडक्शन बढ़ गया, 50 लाख। द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन अराउंड 1929 एंड इट लास्टेड इन, ग्रेट डिप्रेशन जो आया कब तक चला, मिड 1980s। कब चालू हुआ, 1929 में, और आपने देखा था 1930 लास्ट चैप्टर से जब हमने देखा सबसे बड़ा स्लो डाउन देखा गया था, और जो भी मार्केट्स में दैट वर कोलैप्स्ड। By 1933, over 4,000 banks had closed, and between 1929 and 32, about कितनी कंपनी बंद हुई, एनसीईआरटी में दे रखा है। By 1933 कितनी बैंक्स क्लोज हुई, 4,000, लेकिन कंपनीज कितनी बंद हुई, कितनी बेटा, लगभग 1,10,000। कितनी, 1,10,000 कंपनीज क्या हुई, बंद। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत आप ये सोच के बैठिए आपको आता नहीं कुछ भी, अब जब पेपर पे टिक कर रहे हैं तब भी ये सोच के बैठिए आपको आता नहीं कुछ भी। इसको क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ने हैं आपको, ऑप्शन पढ़ के शांति सोचना है कौन सा हो सकता है, जो सबसे पहले क्लिक करे वही आंसर होता है मोस्टली, अगर आप पढ़ के गए तो। और नहीं गए तो बहुत सारी टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक्स है, तुक्का टेक्निक है, बहुत सारी। बाकी कुछ भी नहीं आए, एनसीईआरटी कोई बच्चा खाली नहीं छोड़ के आएगा, उसमें एटलीस्ट आप ऑप्शन और स्टेटमेंट नहीं लिखना तो ऑप्शन तो लिख कर लगाइए, हो सकता है आपका तुक्का सही बैठे, भगवान का नाम लीजिए और तुक्का लगा दीजिए। वो लास्ट टेक्निक है, सर्वाइव ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कोई तरीका नहीं बचे, पेपर टाइम खत्म हो रहा हो, पेपर खत्म होने वाला हो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो जो आ रहा ऑप्शन वो लगा दो, हो सकता है पॉसिबिलिटी आपका आंसर सही हो। महात्मा गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट द हाइट ऑफ द डिप्रेशन इन, कब लॉन्च किया, 1931, क्योंकि 1930s में क्या था, ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी वजह से गांधी जी को मजबूरी में आकर क्या लॉन्च करना पड़ा, कौन सा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी को लगा था कि भाई वर्ल्ड में तो जॉब है ही नहीं, इंडिया में भी नहीं है, और मार्केट स्लो डाउन था, और ब्रिटिशर्स क्या बढ़ाए जा रहे थे, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे लगातार, इवन दे हैव इम्पोज्ड टैक्सेस ऑन द सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द कंट्री दैट हैड मेड ह्यूज सैक्रिफाइस फॉर डिफीट टू डिफीट नाजी जर्मनी वाज, किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था, सोवियत यूनियन। आंसर क्या है, सोवियत यूनियन। कौन सा, सोवियत यूनियन, क्योंकि इसने जो नुकसान पहुंचाया उसकी वजह से, क्योंकि जर्मनी जो लड़ रहा था वो अपने 2 फ्रंट्स पे लड़ रहा था, इधर भी, इधर यानी कि वेस्टर्न फ्रंट पे कौन था, एक फ्रांस और दूसरा ब्रिटेन, और इधर से किसके साथ मूर्छा खो दिया इन्होंने, सोवियत यूनियन के साथ, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा, सोवियत यूनियन, तो आंसर क्या होगा, सोवियत यूनियन। आगे क्वेश्चन नंबर 12, द फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस ऑफ जुलाई 1944 वॉज हेल्ड एट, कहां पर हुई थी, ब्रेटन वुड, और इसी को हमने आगे चल के नाम दिया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रेटन वुड कहां पर है, बताओ बेटा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड इन न्यूयॉर्क नहीं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूएसए, न्यू हैम्पशायर पर क्या है, यूएसए में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। किस लिए जानी जाती है, आगे चल के उसको क्या नाम दिया गया, वर्ल्ड बैंक और WTO। आगे क्वेश्चन नंबर 30, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंट्स, सॉरी मैंने यहाँ वर्ल्ड, ओके सॉरी एक चीज, एक करेक्शन है, ये WTO नहीं होगा, वर्ल्ड बैंक होगा बच्चों, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड बैंक बनी है, लिख देता हूँ, नहीं कहोगे कि वर्ल्ड बैंक, क्या है, वर्ल्ड बैंक। आगे क्वेश्चन 13, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन, कब चालू किए, 1947, यानी कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसी साल इन्होंने फाइनेंशियल ऑपरेशन, लोगों को लोन देना, जिस पे ज्यादा जमा करता था अपना शेयर देता था, और बाकी जिनके पास ज्यादा कम है वो इनसे क्या ले लेते थे, लोन। क्वेश्चन नंबर 14, द डॉलर वाज एनकोर्ड टू गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ, कितने प्राइस में बदला गया था, 35 आउंस ऑफ गोल्ड, $1 35 आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर हुआ करता था, जो चैप्टर में दे रखी उस टाइम की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15, चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रिवॉल्यूशन इन, कब, 1949। ज्यादा दिमाग नहीं मानना है ऐसे क्वेश्चन पे, सीधे आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धिज्म emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting points on, तो आंसर क्या है इसका, सिल्क रूट वाले से ज्यादातर ये लोग जाएंगे मोस्टली, है ना, थ्रू द सिल्क रूट। देखिए अगर मैं बात करूं,
पता नहीं कैसा मैप बनेगा यहाँ पर। इन केस अगर मैं मानूं ये लगभग हमारा इंडिया है, बुद्धिज्म कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ? पतलीपुट सेंटर, श्रीलंका, इधर कहाँ चाइना, चाइना से कहाँ गया टापू वाली कंट्री जापान, और भी बहुत सारे एरियाज में ये क्या हुआ स्प्रेड हुआ है। तो किसकी हेल्प से? मोस्टली जो रूट है कौन सा है वो सिल्क रूट। कौन सा है? सिल्क रूट। ये कौन सा एरिया है? सिल्क रूट वाला। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 द पोर्टुगीज एंड द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज डिसेसिवली अंडर वे व्हाई? कौन से ईयर किस ड्यूरेशन में हुआ? तो 16th सेंचुरी में क्या होगा इसका कॉलोनाइजेशन। पोर्टुगीज और स्पेनिश क्या करेंगे? कॉन्क्वेस्ट करेंगे, जाकर के एरिया को कब्जाएंगे, और जितने भी यूरोपियन जाएंगे वो इसी ड्यूरेशन में कहाँ गए? यूएसए, और वहां जाके क्या करा है इन्होंने? वहां के लोगों को डिस्प्लेस करके कब्जा करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th देखिए, नियरली 50 मिलियन पीपल एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। 50 लाख लोग, 50 मिलियन सॉरी 500 लाख हो जाएगा। 50 मिलियन पीपल एमिग्रेटेड कहां से कहां गए? गए कहां से? यूरोप टू अमेरिका एंड यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया। किस ड्यूरेशन में? इन द 19th सेंचुरी। किस ड्यूरेशन में? 19th सेंचुरी। 19 the USA become a colony power in the late 1890s by taking some colonies under held by किससे ली थी इसने कॉलोनीज? स्पेन। जो स्पेन की कॉलोनीज थी उसने किसने ले ली? यूएस ने ले ली। और इसके बाद ये क्या बना लेट 1890s में? क्या? वर्ल्ड पावर। तो 20th a fast spreading disease of cattle plague or rinderpest। कौन सी डिजीज थी? rinderpest had a terrifying impact on people's livelihood and the local economy in Africa। किस ड्यूरेशन में हुआ बेटा ये? 1890s में। कब? 1890s में। ब्रिटिशर्स ऐसी मतलब वहां से ऐसी डिजीज लेके आए यूरोपियंस, और कहां फैला दी? अफ्रीका, जिससे कि उनके कैटल्स मर गए। अब लोग मजबूत थे किसके लिए? काम करने के लिए, जो ब्रिटिशर्स काम दे रहे थे उसके लिए, और बंधुआ मजदूरी करने के लिए। बहुत प्लांट तरीके खेलते थे बेटा ब्रिटिशर्स। 21 by the 1890s साउथ अफ्रीका कंट्रीब्यूटेड ओवर 20% ऑफ द वर्ल्ड। किस चीज पर ये बात कर रहा है? बिजनेस। कौन सा है? किसकी बात हो रही है? साउथ अफ्रीका। तो किस चीज के वर्ल्ड? वहां पे क्या निकलता सबसे ज्यादा? गोल्ड। 22 मोस्ट इंडियाज इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम प्रेजेंट डे। कहां से आए बेटा? उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु। जो भी बंधुआ मजदूर थे, इंडेंचर्ड लेबर थे, वो कहां से आ रहे थे? देखो ये भी सही है ना? सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु। सेंट्रल इंडिया से नहीं आ रहे थे, एमपी वाला रीजन है जगह। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड तमिलनाडु, ये भी सही है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो सबसे ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इन केस अगर इन अलग अलग आंसर देता तो मान लो 4 ऑप्शन दे, 3 दे, और लास्ट में पूछे ऑल ऑफ द अबव, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु, इसलिए मैंने चारों इसमें ऐड करें। क्वेश्चन नंबर 23 रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर्स एंड दे वर पेड अ स्मॉल कंसेशन, पेड बिग कंसेशन, गिवन लैंड, नन ऑफ दीज। क्या था? दे वर गिवन कंसेशन, और कैसी अमाउंट में? स्मॉल। ये रहा। तो आंसर क्या होगा इसका? नहीं लगा मैट्रिक, सॉरी, पेड इन स्मॉल कंसेशन। 24 चटनी म्यूजिक बिकम पॉपुलर इन त्रिनिदाद एंड गुयाना। क्या? त्रिनिदाद एंड गुयाना। इसको याद रखिएगा, कौन सा म्यूजिक? चटनी सॉन्ग। ठीक है, जैसे पानी पानी हो गई वैसे ही क्या? चटनी चटनी हो गई। ठीक है, कहां पे? त्रिनिदाद एंड गुयाना। कहां? इंडेंचर लेबर वाज एस्टैब्लिश्ड इन। इंडेंचर लेबर को कम उसके जो लॉज लाए उसके खिलाफ बात की, तो वो कब एबॉलिश की गई? 1921। कब? 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स फ्रॉम यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इनटू। कहां पर कहां पहुंचे ये लोग? इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे किसको फॉलो करते हुए? यूरोपियन कॉलोनाइजर्स। ये कहां पहुंचे बेटा? अफ्रीका। आज भी बहुत सारे लोगों ने अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रखा है। बाकी किसके लिए? बाकी जो माइंस है उससे सामान निकालते हैं, और सामान निकाल के उसको प्रोडक्शन करते हैं और उसको बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। वहां के लोगों को बहुत कम शेयर मिलता है। सबसे ज्यादा आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट अगर अफ्रीका में है तो किसका है? चाइना का। हम लोग किसके पीछे पहुंचे? यूरोपियंस के। क्वेश्चन नंबर 27 बिटवीन 1812 एंड 1871 द शेयर ऑफ रॉ मटेरियल रॉ कॉटन एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम कितने परसेंट से कितने परसेंट बढ़ा है? 5% से 35%। कितने परसेंट? 5 से 35। बिटवीन 1812 एंड 1871 द शेयर ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम 5 to 35%। ब्रिटेन ग्रो ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चंका शेख वाली कहानी बताई थी। कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे थे बेटा ये? चाइना।
ठीक है, एक्सचेंज में काम कर रहे थे, जो बोलते थे हम बार्टर सिस्टम बोलते थे, वही सिस्टम। 29 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फाउट मेनली बिटवीन टू पुअर ब्लॉक्स, वन साइड वाज ब्रिटेन, जो फ्रांस एंड रशिया, एंड द अपोजिट साइड क्या था, ये तो ब्रिटेन के खिलाफ कौन होगा, जर्मनी पहला, है ना, दूसरा जर्मनी के साथ और कौन था, दोस्त इसके ऑस्ट्रिया हंगरी, और तीसरा कौन था, ऑटोमन टर्की। आपने सुना होगा कि ऑटोमन एम्पायर हार गया था, इसलिए इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, इसलिए ऑटोमन टर्की क्या था, ब्रिटेन के अपोजिट साइड में। क्लियर, तो ब्रिटेन के अपोजिट कौन सा होगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए रिस्ट्रक्चर की गई, क्योंकि पहले प्रोडक्शन किसका होता, कॉटन टेक्सटाइल मिल जो सामान था उसका, और नाउ दे वर रिस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस, वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, वर्ल्ड वॉर के बाद क्या, वर्ल्ड वॉर में क्या चाहिए हमें, वॉर में लड़ाई झगड़े वाला सामान, बंदूक, तो गोले, ये सब, तो किससे हेल्प रिलेटेड, क्या हेल्प कर रहे थे क्या, नहीं, मोर आर्मामेंट्स हो सकता है, वॉर रिलेटेड गुड हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, आर्मामेंट, क्योंकि देखो वॉर रिलेटेड गुड्स के लिए अगर हम इसको सही मानेंगे तो आंसर गलत होगा, क्यों, क्योंकि इंडिया में इन्होंने प्रोडक्शन किया, अदर कॉलोनीज जो थी उन्होंने प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन किस चीज का किया, जो वॉर में सामान, जैसे कि टेंट, यूनिफॉर्म, शूज, क्या शूज, इन सब चीजों का प्रोडक्शन कहाँ कर रहे थे, अपनी कॉलोनी कंट्रीज में, लेकिन जो आर्मामेंट यानी कि हथियार गोले बारूद कहाँ प्रोड्यूस करते थे, ब्रिटेन में। तो इसी के साथ हमारी एमसीक्यू सीरीज खत्म, अब चालू होती है कौन से, ट्रू फॉल्स, तो थाम के बैठिए, इसको बहुत फास्ट इस वीडियो में करेंगे, 30 क्वेश्चंस, टारगेट टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स, कोशिश करेंगे उससे कम, चलिए देखते उससे पहले हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, विद कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव क्या डिस्कशन। पहला, dissenters refer to one who accept established beliefs and practices, जो पुराने beliefs और practices उनको जो एक्सेप्ट करता है उसको डिसेंटर बोलते हैं, नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स, ये क्या है, फॉल्स। बाय द 18th century चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री, ट्रू, क्योंकि यहां से सामान एक्सपोर्ट होता था पूरी दुनिया में, हाथ से बना हुआ, और सिल्क का चाइना से, कॉटन का इंडिया से। थर्ड, द वर्ल्ड डिड नॉट चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th century, गलत, इट चेंज्ड, और जो सिस्टम था वो चेंज हो गया। फोर्थ, इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमी एक्सचेंजेस, बिल्कुल सही। फिफ्थ, a good place to start in the changing pattern of food production and consumption in industrial Soviet, नहीं, कहां पे स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल सोवियत में स्टार्ट नहीं हुआ, ये यूरोपियन नेशन में स्टार्ट हुआ है। फिफ्थ, सिक्स्थ, population growth for the late 18th century has increased and demand for food grain in Britain, बिल्कुल सही, फूड ग्रेन की डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ। सेवेंथ, after the corn law was scrapped, food could be imported into US more cheaply than it could be produced within the country, गलत। अब क्या हो रहा था, सामान कैसा हो रहा था, कॉर्न लॉ इंपोर्ट हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो कि आपको 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, व्हाट वाज कॉर्न लॉ, 5 में पूछेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 और 3 मार्क्स में पूछ सकता है, मैं लिख देता हूं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू यूएस मोर चीपली, नहीं, अब क्या हो रहा था, महंगा आ रहा था सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंजेस, बिल्कुल सही, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, हम खाने के एक्सचेंज जब करते हैं तो कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। मैनी फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही बात है, जब उसने सी रूट डिस्कवर कर दिया तो हुई क्या हुआ, क्या होगा, जो फूड है वो हमारा वहां गया, वहां का हमारे यहाँ आया। जैसे कि बहुत सारी चीजें, पिज्जा खाते हो आप, हमारे यहाँ का नहीं है, बर्फी खाते हो, हमारे यहाँ की नहीं है, कुर्ता पजामा का पहनावा हमारे यहाँ का नहीं है, और पोटैटो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबकी डाइट में आजकल शामिल है, जिनमें हर इंसान एक बार पोटैटो कंज्यूम करता ही करता है किसी फॉर्म में, वो भी हमारी डाइट में नहीं है, हमारा मतलब नेटिव नहीं है।
तो ये कहां से आए, अदर कंट्री से। जब सी रूट मिल गया तो क्या हुआ, फूड का एक्सचेंज होगा, क्या होगा, फूड का एक्सचेंज, उसके साथ ही क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोप्स रिच began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato। गलत, ये क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पोटैटो की बात आ जाए बेटा, हेल्थ बनी नहीं सकती, सेहत बनी नहीं सकती, स्वाद का अच्छा है, किसी भी चीज में फिक्स हो जाता है ना। जैसे मैच खेलते थे ना, उसमें कॉमन होता था, एक मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया तो उसको कॉमन कर देते थे, कहीं भी फिक्स हो जा, दोनों तरफ से बॉलिंग करेगा, दोनों तरफ से बैटिंग करेगा। पोटैटो का भी हाल सब जगह फिक्स हो जाता है, किसी सब्जी में डाल दो, पालक में डाल दो, बथुए में डाल दो, शिमला मिर्च के साथ डाल दो, शिमला मिर्च भर दो, वो भी काम चलेगा। उबाल के फ्रेंच फ्राइज बना लो, चटनी के साथ खा लो, एज पर योर नीड। 11th, in the mid 1850s, mid कौन सी 1850s, hundreds of thousands died of starvation। गलत, false। 12th, the pre-modern world shrank greatly in the 16th century after the European sailors found a sea route to Asia। बिल्कुल सही। क्यों क्यों, क्योंकि क्या होगा, सामान का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। 13, precious metals such as silver enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia। गलत, पहली चीज ये, प्रीशियस मेटल्स में किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, सिल्वर नहीं, गलत। 14th, एशिया साथ नहीं हुआ बेटा, गोल्ड वगैरह का किससे था, अफ्रीका का। मैनी एक्सपीडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो द फेवर्ड सिटी ऑफ सिल्वर। रॉन्ग, किसके लिए हो रहा था बेटा, आपको सब पता है, इंडिया किस लिए आ रहे थे, किस लिए ढूंढ रहे थे, किसके लिए, किसके लिए, the Portuguese and the Spanish conquest and colonization of America was decisively under way by the mid 16th century। True। 16th, animals was slaughtered for food at the starting point in America, Australia and New Zealand and then transported to Europe as frozen meat। बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए क्या बने थे, फ्रोजन शिप्स, याद है। इसकी हेल्प से क्या कर रहे थे, जानवरों को वहीं पे काट पीट करके उनका फ्लैश और बाकी सब चीज हटा देते थे, जिससे कि जानवरों को ट्रांसपोर्टेशन करने में इजी रहता था और फ्रोजन होता था, मीट कई महीनों तक खराब भी नहीं होता था। ठीक है, और पूरी दुनिया तक इसको पहुंचाया भी जा सकता था। 17, ट्रेड फ्लोरिश्ड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड इन द लेट 18th सेंचुरी। फॉल्स, श्रिंक हुई थी बेटा। 18th, ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशन टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द लेट 19th सेंचुरी। बिल्कुल सही बात है। किन किन की बात हो रही है, ब्रिटेन और फ्रांस। इंडिया भी इनकी कॉलोनी थी, एशिया वाले रीजन में, इसके अलावा अफ्रीका वाले रीजन में, साउथ अमेरिका में इन्होंने एक्सपेंशन किया इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1899 तक की बात हो रही है। 19th, एम्प्लॉयर्स सच यूज्ड मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। बिल्कुल सही बात। 20th, टिंडर पेस्ट अराइव्ड इन ब्रिटेन इन द लेट 80s 1880s। गलत, कहाँ आया, कौन सी जगह, अफ्रीका। कौन लाया, ब्रिटिशर्स यानी कि यूरोपियंस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्वालिटी बात हो रही है। इन द ब्रिटेन नहीं, गलत है। मूविंग फॉरवर्ड, 21st, in the 19th century hundreds of thousands of Indians and Chinese laborers went to work on plantation mines etc around the world। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। कब, देख लो जरा, 19th सेंचुरी। और कौन से इंडियन एंड चाइनीज लेबर्स कहाँ गए, प्लांटेशन माइंस और प्लांटेशन वर्कर के तौर पे काम करने के लिए कहाँ गए, टुवर्ड्स द वर्ल्ड। 22, द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वर द कैरिबियन आइलैंड्स, मॉरिशस एंड फिजी। बिल्कुल सही, आपने सुना भी होगा, बाबा रामचंद्रन नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में, ही वेंट टू फिजी, ही वाज एन इंडेंजर्ड लेबर, जिन्होंने अवध किसान सभा स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या होगा, ट्रू। लिखा नहीं मैंने। 23, 19th century indenture had been described as a new system of slavery। बिल्कुल सही बात है। 24th, as food prices increase consumption in Britain rose। फूड प्राइस बढ़ेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा। सोचो, महंगाई होती है तो ज्यादा खाते हो, नहीं खाते, आंसर क्या होगा, फॉल्स। रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन टू द पोर्ट्स।
बिल्कुल सही। कुछ रीजन में, दुनिया के कुछ पार्ट्स में गए ये लोग और पोर्ट्स को से साथ लिंक करने के लिए जिससे सामान को ट्रांसपोर्ट करना पड़े, जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर रीजन, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, जूट, कॉटन, है ना। इसको ट्रांसपोर्ट करना है ब्रिटेन, तो किसके लिए, किसकी जरूरत होगी, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या यूज किया ज्यादातर, कौन सा मीडियम, रेलवे, सस्ता था इनके लिए। और इसके अलावा सामान भी ज्यादा था, रेलवे का एक्सपेंशन करने के बहाने से ये अपना लोहा, इनके आयरन ओर, आयरन एंड स्टील वो था, उसको यहाँ से ले आए थे और वहां से फिनिश गुड लेकर के आए थे। हमको क्या बिक रहे थे, आयरन एंड स्टील को, हम मार्केट थे इनकी। 26 द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेस वेयर लेबर वाज शॉर्ट सप्लाई एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू माइग्रेशन, ये तो सही। 27 नियरली 60 मिलियन पीपल एमिग्रेटेड, कितने, 60 मिलियन पीपल एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया इन द 19th सेंचुरी, गलत। क्या है ये आंसर, फॉल्स। क्यों, कहां से कहां गए ये आप देखेंगे एक बार, मैंने अभी एमसीक्यू में डिसाइड किया था, डिस्क्रिप्शन एमसीक्यू में दे रखा है। 26 the canal colonies were settled by peasants from the other parts of Punjab, true। 29 colonization stimulated new investment and improvement in transportation, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है, जो कॉलोनाइजेशन था, जैसे हम कंपनीज, हमारे यहाँ कंपनीज थी कई सारी, वो हम कॉलोनी थे उनके, तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया। और ये कॉलोनी काटना नहीं, नई नई कॉलोनी बनाना कहते हैं, वो नहीं है यहाँ। कॉलोनाइजेशन मतलब कमर्शियल टर्म है ये। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन से क्या आया, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वजह से क्या हुआ, इंप्रूव हुआ क्या, ट्रांसपोर्ट। जैसे इंडिया में क्या, किसका एक्सपेंशन हुआ, रेलवेज का। और पहली रेलवे लाइन कब चली थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ब्रिटेन इंडिया में कब चली थी, मुंबई टू थाने। तो इतनी हिंट दे दी, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इनकेस अगर आप नहीं करेंगे तो बेटा मैं क्वेश्चन को भी बहुत और बढ़ा दूंगा, वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस और बढ़ा दूंगा, मतलब 400-500 क्वेश्चन एक चैप्टर के, अगर आप सही से रिप्लाई नहीं करेंगे तो। 30th जस्ट जोकिंग, आपके वेलफेयर के लिए जो होगा वही काम करेंगे, जो आपके लिए बेटर होगा। 30th मीट वॉज एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ द यूरोपियंस रिच, गलत। एक्सपेंसिव लग्जरी था, नहीं था, इसलिए क्या होगा ये, फॉल्स। इसी के साथ ही मैचिंग खत्म, सॉरी क्या खत्म, ट्रू फॉल्स खत्म। अब स्टार्ट करते हैं क्या हम, मैचिंग्स। क्या, मैचिंग्स। टाइम बचाने के लिए मैं एक तरीका अपनाऊंगा, पहले आप इसको देखिए एक बार, क्या क्या चीजें हैं एक बार पढ़िए। भाई डिसेंटर क्या है, इसका मतलब क्या है, इंडेंचर लेबर क्या होती है, टैरिफ क्या होता है, एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, और रिंडर पेस्ट क्या होता है। साथ में एक गिलास का मतलब एक गिलास वाटर भी रखिए, जब भी लग रहा है कि बोरिंग हो रही है हर 10 मिनट बाद एक एक सिप पानी की लेते रहिए। तो सबसे सिंपल से और सबसे इजी से चालू करते हैं। रिंडर पेस्ट क्या था, एक बीमारी थी, तो इसमें देखिए क्या है, इट वॉज अ कैटल डिजीज, ये 5th का आंसर हो गया। एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, टैरिफ क्या होता है, इंडेंचर लेबर क्या था, इंडेंचर लेबर जैसा भी पढ़ा था, इसको देखिए। जब भी आप एमसीक्यू करें सबसे शॉर्ट इजी वाला देखेंगे और ढूंढते ही आपको आंसर मिलेंगे ज्यादातर। इंडेंचर लेबर क्या था, अब बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या था, इंडेंचर्ड लेबर। अब क्या बचा, एक्सचेंज रेट्स और टैरिफ। डिसेंटर क्या था, ये था, वन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन देखिएगा और इसको लिंक करिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। जो पुराने बिलीफ्स को मानता है वो कौन है, डिसेंटर, वहां पे कुछ और लिखा हुआ था। अब एक्सचेंज रेट क्या होते हैं बेटा, आ लिंक ऑफ नेशनल करेंसीज फॉर पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये तो बेटा और कुछ है, एक्सचेंज रेट नहीं होता। टैक्स इम्पोज ऑन अ कंट्रीज इंपोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोज करते हैं इस पर टैरिफ। एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, ये। इससे अगर आपको आंसर आता भी नहीं है तो भी आप एमसीक्यूज को बहुत इजीली, एमसीक्यू फॉर्म में अगर मैच द फॉलोइंग दे रखा है, इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए रुकिए एक सेकंड, जो हमारी प्रथा चली आ रही है उसको फॉलो करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उफ, इसको देखिए फिर इसको देखेंगे, तो सीधे हम चलते हैं इस वाले पार्ट पे। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड एंड द गवर्नमेंट इंटरवीन टू प्रिवेंट, क्या किया, टू प्रिवेंट द मूवमेंट इन देम एज पर द, जो हमारी व्यवस्था बनी उसके अकॉर्डिंग। वेजेस आर लो इन कंट्रीज लाइक चाइना, आज भी, इसलिए वहां का सामान सस्ता है। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947, और मैंने बताया था ब्रिटेन बोर्ड कौन सा,
ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कब कहाँ पर हुआ? यूएसए। उसके बाद ही इसको कमेंस किया गया और फाइनेंशियल ऑपरेशन कब चालू किया? 1947 में। द डॉलर वाज एंकर्ड टू गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस, और इसका क्या था? $35 आउंस ऑफ गोल्ड। द ग्रेट डिप्रेशन प्रोवाइडेड लेस क्या? ग्रेन फॉर अर्बन इंडिया। ग्रेट डिप्रेशन आया, उससे लोगों को तो ग्रेन्स कम पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आगे आंसर। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट अगर याद है तो ये होंगे। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या समझ में आ रहा है। एक तो आपको ये याद आ रहा होगा, है ना? देखो इनमें से कोई सी है तो आपको याद आया होगा कैटल प्लेग, आपको तुरंत आंसर मिल गया, है ना? और ये किसकी बात कर रहा है? फेवर्ड सिटी, है ना? और यहाँ पर देखो सिटी किसी का नाम है, बिल्कुल है, ये रही एल डोराडो। तो ये किसका हो गया? फर्स्ट का आंसर। किसका? फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा? ये वाला। ये हो गया थर्ड। अब हमारे पास बचे 3 डेट्स वाले। तो आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन कब आया? जो मैंने बताया था कि प्राइसेस कोलैप्स्ड, फॉल्ड, कब? ये रहा। अब बचा कौन सा? पोटैटो फेमिन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? सबको पता है, बहुत कॉमन है, बहुत बार, मतलब 85 बार पढ़ लिया अगर आपने 10th में सही से पढ़ाई की है तो, 9th-10th में। ये अब हमें एक आंसर नहीं आता था, आयरिश पोटैटो फेमिन, हमें आंसर ऑटोमेटिकली मिल गया। क्या? ये रहा सेकंड का आंसर। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर सीरीज। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए। और बेटे जो आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ हर बार स्क्रीनशॉट ले लो, उनको ले लिया करो फटाफट। और जब आप एग्जाम देने जाओ गैप मिले, उनमें उन सब चीजों को रिवाइजन करना। या तो वीडियो को 1.5x या 2x स्पीड पे देखिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। अगर मेरी आवाज सुनना पसंद है, उससे याद हो रहा है, आप लेटे हुए आंखें बंद करे हुए बस लीड लगा ली या एयरपोर्ट्स लगा ली और सुनना है, तो आप वीडियो से रिवीजन कीजिए। लेकिन आपको लग रहा नहीं भाई कम टाइम में बस मैं देखूंगा एक बार रिवाइज हो जाएगा बिल्कुल, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आगे काम आएगा। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा मैं देखिए आपको वो तरीके बता रहा हूं जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए, कम टाइम में ज्यादा चीज आप कवर कर पाए। मैं वो नहीं बता रहा कि भाई मेरे व्यूज, मैं तो फिर ये कहता ना कि भाई मेरी वीडियो देखना बार बार, नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कम टाइम में आपके मार्क्स अच्छे आए। मार्क्स के से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कंटेंट ज्यादा जाए विच इज एग्जाम ओरिएंटेड, और आपकी ओवरऑल नॉलेज को भी एक्सप्लोर करें। फिल इन द ब्लैंक्स को कहते हैं। कितने क्वेश्चन होंगे याद कीजिए? 30, 33 एंड कितने थे? देखते हैं आपकी कितनी नॉलेज, कितनी मेमोरी पावर है। ये क्वेश्चन जिसको भी याद आ गया तुरंत लिख देना, फिर देखना कि भाई सही था या गलत। चलती हैं पहले क्वेश्चन पे। आफ्टर द वॉर मैनी डैश इकोनॉमिक्स वाज आल्सो इन क्राइसिस। कैसी इकोनॉमीज? एग्रीकल्चर इकोनॉमी। क्योंकि क्या हुआ? प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, और प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से डिप्रेशन कब आया? 1930 में कंप्लीट डिप्रेशन आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ? जो कौन सी इकोनॉमीज थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, वो कोलैप्स हो गई। सेकंड, द डैश वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय मैन कार। तो कौन सा मॉडल था? टी फोर्ड मॉडल। कौन सी कंपनी थी? फोर्ड। इसका मॉडल कौन सा? टी फोर्ड। ठीक है, नाम क्या था? टी फोर्ड। लिख देता हूं, इसको याद रखिएगा, टी फोर्ड मॉडल। एक तरीके मशीन से बनाया गया मॉडल था ना, फैक्ट्री में। थर्ड क्वेश्चन, मास प्रोडक्शन लोअर्ड कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ डैश गुड्स। कौन सा? ज्यादा बड़ा जो प्रोडक्शन था उसमें इंजीनियर गुड को प्राइस था, जो पैसे थे वो कम कर दिए। फोर्थ, द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बोथ इन द ऑफ द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920s क्रिएटेड अ बेसिस फॉर प्रॉस्पेरिटी इन द डैश। कहां पर? यूएस। और बेटा इसी के बाद जो यूएस मार्केट कोलैप्स हुआ था ना, और सबसे बड़ा रोल किसका था उसमें? हाउसिंग। क्योंकि बैंक्स ने लोन दिया, जिसको बनाना ले जाओ बिना कोलेटरल के। आपने पढ़ा होगा ना टर्म, किसके? कोलेटरल। पढ़ा है इकोनॉमिक्स का? अगर अभी भी नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स का जो डिस्कशन करेंगे तो शॉर्ट में इसको डिस्कस भी करेंगे। कोलेटरल नहीं जमा की, उसकी वजह से लोन था उसको रीपे नहीं कर पाए, और धीरे धीरे क्या हुआ? बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया, उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा, खास सबसे ज्यादा यूरोप और उसकी कॉलोनीज पे। फिफ्थ, द विड्रॉल ऑफ यूएस डैश अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या? टाउन्स। सिक्स्थ, द डैश prosperity of the 1920s now disappeared in a puff of dust. कौन सी? Consumerist. Seventh, economist and dash drew two key lessons from interwar economic experience. किस किस को एक्सपीरियंस मिले बेटा?
इकोनॉमिस्ट थे उनको, और दूसरा पॉलिटिशियंस कि भैया लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान ही नुकसान है, इसके अलावा लड़ाई से फायदा आज तक किसी को नहीं हुआ। ये इनको बहुत बढ़िया सबक मिला, और आज भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो बहुत बड़े बड़े हैं, फेमस इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन, दोनों कोशिश करते हैं भैया लड़ाई झगड़ा ना करें हम। 8th, फ्रॉम द 1900s nationalist leader began opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel। कौन सा? इंडियन। कौन? इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या किया भैया? दे वर अगेंस्ट दिस पॉलिसीज। 9th, ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड क्या? कैपिटल। वर्ल्ड मार्केट के लिए खाना और अदर चीज प्रोड्यूस करना, उसके लिए क्या चाहिए था? पैसा। कैपिटल मतलब मनी नहीं, मनी वो है जो हमारे पास है, कैपिटल मतलब द मनी विच हैज द पावर टू जनरेट मोर मनी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। 10th, फाइन डैश प्रोड्यूस इन इंडिया और एक्सपोर्टेड टू यूरोप क्या? कॉटन। फाइन कॉटन को कहां कर दिया था? एक्सपोर्ट टू यूरोप। बहुत बार रिपीट कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। 11th, डैश मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो बिगिन टू सीक ओवरसीज मार्केट फ्रॉम द क्लॉथ। कौन से? ब्रिटिश। कौन से मैन्युफैक्चरर्स? ब्रिटिश। 12th, opium shipments to dash grew rapidly from the 80-20s to become for a while India's single largest export। कहां के लिए एक्सपोर्ट की जा रही थी? टू चाइना। और किसको एक्सचेंज के लिए? एक्सचेंज, इसको बोलेंगे एस ए एक्सचेंज विद चाइना। और चाइना के लिए किस चीज से एक्सचेंज कर रहे थे हम? टी, चाय। ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, चाइना से टी लेकर के आए, यहाँ से ओपियम लेके गए, यहाँ से ओपियम लेकर करके यूथ को देते थे, वहां के बांटते थे फ्री कि भाई लो अफीम खाओ, बड़ी टेस्टी है, थकान मिट जाती है। लोगों को बहुत बढ़िया लगा, वहां के लोग ओपियम के एडिक्ट होने लगे। वहां की टी स्पेशलिटी थी, तो वहां से बढ़िया क्वालिटी टी लेकर के यूरोप लेके जाते थे, और बाकी थोड़ी बहुत बची कुची इंडिया के लोगों को बुलाते थे, आओ भाई। मान लीजिए कोई गवर्नर है, उसने बुलाया, आओ आज पार्टी करते हैं, टी पार्टी करते हैं, 500 लोग बुलाया, चलो आज पार्टी करेंगे, लोग पी के देखो। लोग को यार बड़ा टेस्टी है, थकान कम हो गई, सिर दर्द कम हो रहा है, थक के आए थे वो खत्म, थकान खत्म हो गई। लोगों ने धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने फ्री पार्टी की, अच्छा तुम्हें अच्छी लगी, ले जाओ एक झोला भर के ले जाओ, चलो कोई बात नहीं, सबको पिलाना घर में। धीरे धीरे लोग एडिक्ट हो गए, फिर उसी का उन्होंने क्या किया? बिजनेस किया। यहाँ से ओपियम ले जाते थे और चाइना से खिलाते थे टी, और बढ़िया क्वालिटी का कर देते थे एक्सपोर्ट, और बची कुछ क्वालिटी की इंडिया में। फिर जब इंडिया के लोग एडिक्ट हो गए टी की, तो फिर भैया उनको बाउंडेड लेबर के तौर पे क्या काम कराया? ओपियम प्रोडक्शन का। और बाकी उसके बदले में क्या ले जाने लगे? कॉटन, बहुत सस्ते रेट में। तुम्हें चाय चाहिए भैया, लो, बाजार में तुम कॉटन बेच रहे हो 500 रुपए किलो, हमें दोगे 200 रुपए किलो, तब हम तुम्हें क्या लगेंगे? बाकी बदले में क्या देंगे? 200 के साथ 1 किलो चाय। लोगों को लगा कि भैया अच्छा बिजनेस है, और धीरे धीरे डूबने लगे। 13th, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज मेनली फाउट इन, कहाँ पे? मेनली कहाँ हुआ? यूरोप। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर का कहाँ असर कहाँ पड़ा? पूरी दुनिया पे। यूएसए भी इन्वॉल्व हो गया इसमें, जापान भी हो गया, और भी बहुत सारी कॉलोनियल कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो गई। 14th, during the war industries was restricted to produce dash goods। कौन सा? war related। 15th, the boom transferred the US from being an international debtor to an international creditor। यानी क्या हुआ? जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो डिस्टर्बेंस हुआ वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्रीज जो दुनिया को कर्ज देती थी, अब क्या लगने लगी? यूएसए से कर्ज लेने लगी, जिससे कि बहुत सारा प्रोडक्शन करे जो कि वॉर नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। और इसके अलावा वॉर में खर्चा भी हुआ था, सभी कंट्रीज का आपस में खर्चा हुआ था, आपस में लड़ रहे थे, तो उसकी वजह से जो पैसे देने वाले थे वो किस में मत लगे? कर्जदार में। ठीक है, यानी द बूम ट्रांसफर्ड द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेब्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। तो यूरोप में क्या हुआ? वो कर्जदार हो गए, और यूएसए क्या हुआ? कर्ज देने वाला बन गया। जैसे बैंक हमें कर्ज देता ना, कभी कभी लोन लेते हैं हम लोग, तो पहले क्या था? जो यूएसए था वो उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा था, किसका? यूरोपियन जा रहे थे कहाँ? यूएसए में। देख देता हूँ, यूरोपियन कहाँ जा रहे थे बेटा? यूएसए में पैसा देने। लो भैया तुम्हें पैसे चाहिए, एग्रीकल्चर में काम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, लीजिए। अब क्या होने लगा? यूरोपियंस को किसी जरूरत पड़ने लगी पैसे की, और कहां से लिया इन्होंने पैसा? यूएसए से, यूएसए की मेनली पब्लिक से। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म, और इसी के साथ हमारा एक और सेगमेंट खत्म हो गया, जो कि शायद आपको सभी को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता होगा। दैट इज हिस्ट्री के पूरे 5 के 5 चैप्टर के हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिए, और इसके साथ ही लगभग एमसीक्यूज की बात करूं लगभग 30 के आसपास अभी में, यानी 150 एमसीक्यूज, और ट्रू फॉल्स लगभग 30 के आसपास ही थे सभी में।
फिल इन दी ब्लैंक्स भी इतने ही, अप्रोक्सीमेट 15, और लगभग 15 से 20 हमने क्या डिस्कस कर लिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर हिस्ट्री। इतना अगर आप कर लेते हैं तो जितने क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस में फंसेंगे, ठीक है। था तो इसी के साथ कहते हैं वीडियो का एंड। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फुलिश, नॉलेज लेते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिख करके रिवीजन कीजिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको रिटन में रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती है बोर्ड के लिए। देखते रहिए उसको बार बार कि आपने कैसा लिखा है, कैसा प्रेजेंटेशन आप बोर्ड क्लासेस में, बोर्ड एग्जामिनेशन में जाकर के देंगे, ठीक है। विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। If you have not subscribed our channel, please subscribe to our channel. Put the like icon, और उसी के साथ आपको पता ही होगा, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और जिनसे आप जलते भी हैं, लगता है कि भैया इसके नंबर नहीं आना चाहिए, उसके साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।